हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट सितंबर 2015 का फर्स्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही लगभग समान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों प्रथम प्रश्न है, शैशवाकाल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, सेकंड है जन्म से 2 वर्ष तक, और थर्ड है जन्म से 3 वर्ष तक, और फोर्थ है 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। शैशव अवस्था का जो टाइम पीरियड रहता है या समय अवधि रहती है जन्म से 2 वर्ष के बीच की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश डैश अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और संवेदी संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से 7 के बीच कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक। 2 से 7 हो जाएगा। और दोस्तों 0 से 2 हो जाएगा कौन सा? संवेदी गतिक। और इसी को क्या दोस्तों शैशव अवस्था भी कहा जाता है और इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है। और उसके बाद होता है दोस्तों 7 से 11 वर्ष के बीच कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और लास्ट में होती है कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड रहता है 11 वर्ष के बाद। कौन सी अवस्था होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या होता है? पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 2 से 7 वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, और साधारण से असमान आसान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। अनुकूलन, आत्मसातकरण और समायोजन और अहम केंद्रिता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समायोजन। जब आप क्या कर रहे हैं? नवीन जानकारी को क्या कर रहे हैं? वर्तमान स्कीमा में क्या कर रहे हैं? बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समायोजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में डैश डैश के बजाय डैश डैश अधिक है। ऑप्शन पहला है अहम केंद्रित से सामाजिकृत, और सेकंड है सामाजिकृत डैश कोमा अहम केंद्रित, और थर्ड है जीववादी और सामाजिकृत, और फोर्थ है परिपक्व और
अपरिपक्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल्य अवस्था में भाषा क्या है, सामाजिकृत के बजाय अधिक क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। पहला है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, और सेकंड है बच्चों का एक कोने में बैठाना। तो दोस्तों जब आप बच्चे को एक कोने में बैठा देंगे तो वो बाल केंद्रित शिक्षा कहाँ से हो जाएगी। और थर्ड है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। तो जब आप क्या बच्चे को प्रतिबंधित करते रहेंगे, बच्चे को क्या स्वयं से सीखने की क्या है अवसर नहीं देंगे, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा ये भी नहीं होगी। और फोर्थ है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये भी बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो दोस्तों क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, मधुर संगीत बजा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्थानिक, और सेकंड है शारीरिक गतिबोधक, और थर्ड है संगीत में, और फोर्थ है भाषाई। तो दोस्तों किस प्रकार का कौशल है बच्चे के अंदर, मधुर संगीत बजा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, संगीत में इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद और सही दृष्टिकोण वाला। तो दोस्तों एक शिक्षक क्या कर रहा है, इस प्रश्न में बता रहा है कि लड़के लड़कियों से मैथ में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है, तो दोस्तों ये कर रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, लिंग जेंडर पक्षपात कर रहे हैं कि क्या है, लड़के लड़कियों से मैथ में अच्छे होते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। बच्चे व्यवस्था बच्चे और परिवेश, परिवार और बच्चे परिवेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा में हमें क्या है, व्यवस्था को क्या करना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था को क्या करना है, बच्चे के अनुरूप बदलना है, किसको, व्यवस्था को। तो दोस्तों इसका जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ कार्य निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका, दोस्तों प्रथम ऑप्शन है तालमेल बैठाने वाले की, और संप्रेषण और व्याख्याता की, और थर्ड है सुगमकर्ता की, और फोर्थ है निर्देशक की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चे की नहीं है। प्रथम है उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। तो दोस्तों ये तो क्या प्रतिभाशाली बच्चे की क्या है, एक विशेषता है। और उच्च आत्म क्षमता, तो ये भी एक प्रतिभाशाली बच्चे की क्या है, विशेषता है। और निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया, तो दोस्तों जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा उसका जो मानसिक स्तर होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। तो ये ही क्या है, नहीं होगी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं।
अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान, तो ये भी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो दोस्तों कोलबर्ग के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट है अंतर्निहित संभावित दंड, और सेकंड है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, और थर्ड है व्यक्तिगत मूल्य, और फोर्थ है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, तो सही बात है। और सेकंड है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, और थर्ड है कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, और फोर्थ है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या कर रहे हैं, एक शिक्षिका क्या कर रही है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो फर्स्ट है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, और सेकंड है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, तो सही बात है। और सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, और फोर्थ है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी विकास क्या है एक समान गति से आगे बढ़ें, विकास और अधिगम दोनों क्या एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमें प्रश्न में नहीं ही पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में आप आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा मानेंगे। फर्स्ट है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, और सेकंड है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, और थर्ड है आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। फोर्थ है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आकलन शिक्षण अधिगम में क्या है अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन और अहमवादी चिंतन। तो दोस्तों अपसारी चिंतन में क्या होता है, आप जो तर्क लगा रहे हैं, तर्क लगाने के क्या अलग अलग तरीके से आप क्या एक ही बात पर तर्क लगा सकते हैं। और अभिसारी चिंतन में क्या हो जाता है, आप किसी चीज़ का जो तर्क लगा रहे हैं वो क्या है एक ही तरीके से सोच पा रहे हैं। और अभिसारी में क्या हो जाता है कि एक ही सब्जेक्ट पर आप क्या है भिन्न भिन्न प्रकार से क्या लगा पा रहे हैं, तर्क लगा पा रहे हैं।
और सामवेगिक में हो जाता है कि भावनात्मक से संबंधित, और हम केंद्रित हो जाता है ईगो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमें पूछा है सृजनात्मकता वाला, तो कौन सा हो जाएगा, जहां पे आप एक ही सब्जेक्ट या एक ही तथ्य को अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन का मतलब होता है एक ही चीज को क्या है, भिन्न भिन्न तरीके से समझना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। तो दोस्तों प्रथम है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और सेकंड है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुस्तक निर्धारित किए जाएं। तो दोस्तों इस ऐसी बात तो क्या पियाजे ने नहीं कही है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो इस प्रकार कभी पियाजे ने वाइगोस्की ने बात नहीं की है। और फोर्थ है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बात भी नहीं कही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बच्चों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों एकदम सही बात है। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चिंतन में वयस्क की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों बड़े होते हैं उन्हें चिंतन में गुणवत्ता वृद्धि होती है। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, रीते बर्तन के समान होते हैं। कि बच्चे क्या है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और फोर्थ है, बच्चे निष्क्रिय होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपित करने के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए क्या करते हैं, अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। और सेकंड है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। और थर्ड है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटि करने पर दंड न देता हो। तो दोस्तों इस प्रकार का तो गलत हो जाएगा। और फोर्थ है, बच्चे की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में आप ऐसा नहीं करेंगे। इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि त्रुटियां क्या है, सीखने का एक क्या है, एक सीखने की एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है कि जब आप सीखते हैं तो बच्चा क्या करता है, सीखते हुए त्रुटियां करता है और ये क्या है, सामान्य प्रक्रिया है, सीखने का अंग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। कि एक शिक्षक क्या करें, इस प्रकार की शिक्षार्थी को अपने आप क्या समझे, अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षिका या शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट है, वो नियम बनाए, वो कड़े नियम बनाए। तो दोस्तों अगर आप कड़े नियम बना रहे हैं तो बच्चा कहाँ से अपने आप को सम्मानित कर पाएगा, और जो बच्चे उनका पालन
करें और दंड दें, तो ये तो नहीं होगा। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें, तो दोस्तों जब आप बच्चों का तिरस्कार करेंगे तो बच्चा अपने आप को सम्मानित कहाँ करेगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत कर। तो दोस्तों आप इस प्रकार का नहीं देखेंगे कि बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और अच्छे घर से है तो उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, और अगर गरीब परिवार से है तो उनका क्या करें, तिरस्कार करें। तो इस प्रकार की भावना एक शिक्षक के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश डैश में भिन्नता का कारण है। तो दोस्तों एक बच्चा है जो शांत कमरे में पढ़ना चाहता है और एक बच्चा समूह में चर्चा करके पढ़ना चाहता है। तो ये किस प्रकार की भिन्नता हो जाएगी, मूल्यों, अभिक्षमता, अधिगम शैली और परंपरागत प्रावर्तकता स्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अधिगम शैली। एक बच्चा क्या है, शांत कमरे में पढ़ना पसंद कर रहा है और दूसरा कहाँ पे, बच्चों के बीच चर्चा करके सीखना चाह रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न का आकार, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ लेंगे और उसके बाद उसके ऑप्शन को चेक कर लेंगे। भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं अब। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करें। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि जब बच्चा क्या कर रहा है, अपने मातृभाषा में आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसे दंडित नहीं करना है, आपको बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिए जाएं जिनकी मातृभाषा वही जो शिक्षा के लिए अपनाई जाती है। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करेंगे कि आप उन्हीं बच्चों को क्या दे रहे हो, एडमिशन दे रहे हो कि जो आपके भाषा के अनुरूप भाषा बोलते हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। और थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पे आपने ऐसा ही करना है। और ऑप्शन फोर्थ है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों उपेक्षा नहीं करनी है आपको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्राकृतिक पोषकवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण, और सेकंड है जैविकीय विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं, और थर्ड है एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, और फोर्थ है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों प्रथम है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, और सेकंड है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा
किया जाता है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि समाजीकरण क्या है सिर्फ माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और थर्ड है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सही बात है। और फोर्थ देख लेते हैं कि बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चे क्या है, अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो कौन सा इनमें से ऐसा है जो सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी और समाज और अपने रिश्तेदारों से भी तो सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो सही बात है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। सही बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो सही बात है। इसलिए हमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो दोस्तों आप एक क्या हो, प्राथमिक शिक्षक हो, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हो, तो आप अपने शिक्षार्थियों को या आप अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो चलिए ऑप्शन पहले को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट को, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको, प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। अगला है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड। तो दोस्तों आप दंड भी नहीं देंगे। और अगला ऑप्शन है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम से सहायता करेंगे। तो दोस्तों एकदम सही बात है। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो पूरी कक्षा के लिए दोस्तों आप क्या है, मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कौन सा प्रमुख कारक है? तो दोस्तों एक होता है प्रमुख और अगला होता है गौण। तो प्रमुख में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, परिवार क्या है सामाजिकरण का प्रमुख कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। और कंप्यूटर भी क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे साथ पहले से बने आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। हम इसी रूप में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे। 2015 से 2000 जो दिसंबर 21 और जनवरी 22 तक के पेपरों को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में हम क्या करने वाले हैं, NCERT को भी क्या है अच्छे से व्याख्या सहित समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और साथ में क्या है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक
रणनीति है क्योंकि प्रथम है सबसे इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है कि आप क्या है बच्चे को समूह कार्य दे रहे हैं, उससे शिक्षक क्या कर रहा है अपना काम कम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है और ऐसा नहीं होता है। और अगला है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समूह चर्चा में या समूह कार्य में क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सटीक सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों हर पेपर में एक ना एक पूछा ही पूछा जाता है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता और गणितीय अक्षमता और गति समन्वय अक्षमता। तो दोस्तों पठन को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, और लेखन को डिस्ग्राफिया, और गणितीय को डिसकैलकुलिया, और गतिमय को क्या बोलते हैं, डिस्फ्रैक्सिया। तो दोस्तों हमें सीधा सीधा पूछा गया है कि पढ़ने में, तो पढ़ने से संबंधित कौन सा होता है, पठन अक्षमता हो जाएगा, और इसी को क्या डिसलेक्सिया भी कहते हैं। और डिस्ग्राफिया क्या हो जाता है, लेखन संबंधी हो जाता है। और डिसकैलकुलिया गणना से संबंधित हो जाता है। और डिस्फ्रेजिया क्या होता है, गति में अक्षमता से संबंधित होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारथिक कोचिंग सेंटर का हिस्सा बनने के लिए हमारे सारथिक कोचिंग सेंटर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद।